ट्वेल्थ एज कम्पेयर टू 11 थोड़ी लेंथी भी है, थोड़ी हैवी भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत बड़ी ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें आपने एक चैप्टर भी बेटा छोड़ दिया, एक चैप्टर भी बीच का, तो दूसरे चैप्टर में वो पता चल जाएगा कि हाँ आपने ये चैप्टर छोड़ दिया, ये टॉपिक छोड़ दिया। एक प्रॉपर स्टडी प्लानर बनाना होगा। ऐसा नहीं कि लास्ट वीक में आपने मेहनत कर ली तो कुछ पता चल जाएगा, नहीं। और जैसे 12th में एंटर करोगे तो आपको ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे कि जो एप्लीकेशन बेस्ड है। ऐसा नहीं कि एक महीने आपने अच्छे से मेहनत कर ली और हमारा काम हो गया है। टॉपर से टॉपर बच्चा होगा, उनको भी कहीं ना कहीं ये फील होता है बेटा तो सिर्फ थियोरी पढ़ने से काम नहीं होगा। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स करोगे, डेली बेसिस पे करोगे, उतनी कंसेप्चुअल क्लियरिटी बढ़ती जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हार्ड पेपर आपकी पूरी जांच करता है कि आपने उस सब्जेक्ट को कितनी शिद्दत से पढ़ा है और कितना समय दिया है। तो अगर 11th से 12th की ओर आप मूव कर रहे हो तो 5 ऐसे मेजर चैलेंजेस की हम बात करने जा रहे हैं कि जो आपको ओवर द टाइम या इस सफर में आपको सामने मिलेंगे। बेटा एग्जाम पेपर हो या जीवन की परीक्षा, अगर आसान रहती है तो जिसने पूरे साल मेहनत की है उनका भी अच्छा रिजल्ट आता है, या जिसने लास्ट के 6 महीने में या लास्ट के 1 महीने में या लास्ट के 10 दिन बहुत शिद्दत से अपने आप को रगड़ लिया है, मेहनत की है, उनका भी अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन जब पेपर हार्ड आता है तो जिसने पूरे साल मेहनत की है वो कहीं ना कहीं अपने आप से सेटिस्फाई है। जिसने लास्ट के 10 दिन अपने आप को रगड़ लिया, बहुत शिद्दत से मेहनत की है, वो उतना सेटिस्फाई नहीं है अपने आप से। ऐसा क्यों? क्योंकि हार्ड पेपर आपकी पूरी जांच करता है कि आपने उस सब्जेक्ट को कितनी शिद्दत से पढ़ा है और कितना समय दिया है। और जिस हिसाब से सीबीएसई पेपर बना रहा है उस हिसाब से वैसे मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं। तो मैं तो आपको ये बताता हूं कि इतिहास का हार्ड से हार्ड पेपर भी आपके सामने आ जाए तब भी वो आपको परेशान नहीं कर सकता। वो कब आपको परेशान नहीं कर पाएगा? जब आप प्रारंभ से ही एक अच्छी प्रिपरेशन में जुड़ जाएंगे। अब प्रारंभ से ही अब अगर आप कोई अच्छी प्रिपरेशन में जुड़ते हो तो आपको चैलेंजेस या कोई समस्या भी पहले से एक्सेप्ट करनी होगी कि ये चैलेंजेस मुझे देखने को मिलेंगे, ऐसी समस्या मेरे जीवन में आएगी, सफर में मुझे फील करनी होगी। तो हम आज के सेशन में ऐसे ही कुछ चैलेंजेस के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज वंदना रवि और स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट टॉपर के इस प्लेटफॉर्म पे। तो अगर 11th से 12th की ओर आप मूव कर रहे हो तो 5 ऐसे मेजर चैलेंजेस की हम बात करने जा रहे हैं कि जो आपको ओवर द टाइम या इस सफर में आपको सामने मिलेंगे। हाँ, ऑल्दो उसके सॉल्यूशन की भी बात करेंगे, उससे ओवरकम कैसे किया जा सकता है वो भी बात करेंगे, लेकिन ये चैलेंजेस आपके सामने आएंगे और आएंगे, समय के साथ आपको फील होगा। लेकिन हम पहले से ही मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं कि ऐसी समस्याएं आने वाली है जो हम फील करेंगे। जैसे युद्ध लड़ने जाते हैं तो अगर दुश्मन के बारे में हमें पहले से पता हो तो हम मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। वैसी ही कुछ बात आज के सेशन में होने वाली है। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला चैलेंज ये आता है कि ऐसे कंसेप्ट की जो 12th में यूज होंगे 11th के, कहीं ना कहीं 11th में हमने मक्कारी की होगी या फिर कहीं ना कहीं सर उतने लेवल पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई कंसेप्ट हमने छोड़ दिया है कि जो 12th में यूज हो रहा है। तो बेसिक सी बात है कि उसके रूट्स आपको पता नहीं होंगे तो वो कंसेप्ट बिल्ड नहीं होगा, वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी उतने लेवल पे नहीं आ पाएगी, तो कहीं ना कहीं वो टॉपिक आपको परेशान करेगा। तो 11th के ऐसे कंसेप्ट कि जो आपने कहीं छोड़ दिए या जो 12th में यूज हो रहे हैं लेकिन आपको उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, डिप डाउन नॉलेज नहीं है, तो 11th के ऐसे कंसेप्ट हमें परेशान कर सकते हैं कि जो 12th में यूज होंगे। दूसरी बात आपको यह भी माननी होगी बेटा, देख डिटेल में और लॉजिकली बात होगी, आज के सेशन में प्योर लॉजिकली बातें होगी कि ये समस्या आपके सामने आएंगी और द टाइम आपको फील होगी। 12th एज कंपेयर टू 11 थोड़ी लेंथी भी है, थोड़ी हैवी भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत बड़ी ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें आपने एक चैप्टर भी बेटा छोड़ दिया, एक चैप्टर भी बीच का, तो दूसरे चैप्टर में वो पता चल जाएगा कि हाँ आपने ये चैप्टर छोड़ दिया, ये टॉपिक छोड़ दिया। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड चलेगा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ब्रांच में। फिर मॉडर्न फिजिक्स आसान पार्ट है, लेकिन डेरिवेशन भी थोड़े एज कंपेयर टू 11 देखा जाए तो लेंथी टाइप का आपको देखने को मिलेंगे, ये मिलेगा। ये चैलेंजेस आपको फील कर, हाँ जैसे जैसे इस सफर में आप आगे बढ़ोगे ये चीजें आपको पता चलती जाएगी, लेकिन मैं बस आपको मानसिक रूप से तैयार कर रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। एक बात ये भी याद रखना कि जैसे 11th में थे ना तो आप सिर्फ और सिर्फ स्कूल की एग्जामिनेशन होती थी बेटा, तो कहीं ना कहीं आप उतना सीरियस नहीं थे, या ठीक है स्कूल की एग्जामिनेशन है तो 2-3 दिन पहले ही पढ़ लिया, एक आध वीक पहले पढ़ लिया, या ज्यादातर स्कूल के पेपर्स आपने कर लिए, दोस्त ने बता दिया, टीचर्स ने बता दिए, वो क्वेश्चंस आपने अच्छे से कर लिए, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छा आ जाता था। लेकिन यहाँ पर जो एग्जामिनेशन आएगी वो बोर्ड्स लेकर, या हो सकता है आप जेईई नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां से पेपर बन के आएगा। तो इसके लिए आपको अच्छे से टाइम मैनेज पहले से शुरुआत से ही करना होगा।
जो आपका हार्ड सब्जेक्ट लग रहा है उसके लिए पहले से ज़्यादा टाइम देना होगा, जो इजी लग रहा है उसको थोड़ा थोड़ा टाइम बचा के हार्ड सब्जेक्ट को दे दो। यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी अच्छी वाली करनी पड़ेगी और स्ट्रक्चर्ड एक प्रॉपर स्टडी प्लानर बनाना होगा। ऐसा नहीं कि लास्ट वीक में आपने मेहनत कर ली तो कुछ पता चल जाएगा, नहीं, एक टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करना होगा। तो टाइम मैनेजमेंट का इश्यू आएगा अगर आप सीरियस नहीं हो रहे होंगे तो। एक बात और भी याद रख, 4 नंबर वाली चैलेंज की बात कर रहे हैं कि यहां पर है ना, जो आप क्वेश्चंस देखोगे या पाओगे, सोल्व करने बैठोगे तो वो ऐसे नहीं होंगे कि फॉर्मूला बेस्ड, जैसे जैसे आपने 10th में या फाउंडेशन में किया ज्यादातर, या लोअर जब छोटे बच्चे थे तब आप क्या करते थे कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर सोल्व करते थे, वैसे क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं आएंगे बेटा। 11th में भी आपने कहीं ना कहीं ये फील किया, और जैसे 12th में एंटर करोगे तो आपको ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे कि जो एप्लीकेशन बेस्ड है, कंसेप्चुअल है, कि 2-3 कंसेप्ट मिक्स हो रहे हैं या फिर एक ही कंसेप्ट है लेकिन उसको घुमा फिरा के यूज हो रहा है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी पड़ेगी। जैसे आप पहले ज्यादातर थियरी पढ़ लिया और फॉर्मूला रट लिया तो काम बन जा रहा था, वैसी कहानी यहाँ पर नहीं होगी। ये ओवर द टाइम आपको पता चलेगा, जैसे जैसे इसमें से कुछ बात आपने 11th में भी फील की होगी, लेकिन हम 12th में पहले से ये जांच कर रहे हैं कि ये समस्याएं आएंगी, तो हम कहीं ना कहीं दिमाग से मानसिक रूप से तैयार हो जा रहे हैं। इसलिए इसको अलग से मैं लेके आया हूं, लेकिन ये बात आपके लिए नई नहीं है। जैसे आपने 11th पढ़ा है तो ये समस्या आपके सामने हुई, आपने कहीं ना कहीं इसको फेस किया ही किया है, लेकिन हम इस समस्या के समाधान के बारे में भी आज बात करेंगे। अब 5 नंबर की बात, यानी कि लास्ट चैलेंज, लास्ट नहीं है ये, इससे छोटे छोटे चैलेंजेस तो बहुत आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हम मेजर चैलेंजेस की बात कर रहे हैं कि ये आपको फील होगा ही होगा। जैसे कि ये पूरी सफर, पहला चैलेंज एक ये था कि 11th के कंसेप्ट हमारे कहीं ना कहीं छूट जा रहे हैं, 12th के कंसेप्ट एज कंपेयर टू 11 थोड़े लेंथी वाले होंगे। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट हमें अच्छे से करना है। 4 नंबर का चैलेंज यानी कि चौथा चैलेंज यानी कि सर यहाँ पर प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी होगी, या चैलेंजेस जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे। अब 5वीं की सर ये सफर है वो बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं कि 1 महीने आपने अच्छे से मेहनत कर ली और हमारा काम हो गया है, नहीं, ये 1 साल की जर्नी है, पूरे वर्ष की जर्नी है, 365 दिन से, हाँ मतलब एक बड़ी जर्नी है। तो बड़ी जर्नी में बात क्या आती है कि कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक आपके सामने आ गया इस पूरी जर्नी में, तो या तो आप सामने वाले के ऊपर शंका करेंगे या खुद के ऊपर शंका करेंगे। सामने वाले के ऊपर आपने शंका की है तो कहीं ना कहीं तो वो एक बार नहीं तो दूसरी बार में आपको समझा देंगे कि हाँ ये ऐसे ऐसे होता है, लेकिन आपने उस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट की वजह से, देख इसमें ना तो टीचर की गलती है ना ही स्टूडेंट की गलती है, वो कॉन्सेप्ट ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उसको समझने के लिए ज्यादा समय की आवश्यकता है। तो आपने सामने वाले के ऊपर शंका की है तो कहीं ना कहीं वो आपको एक बार नहीं तो दूसरी बार में या तीसरी बार में आपको समझा देगा। लेकिन आपने अगर खुद के ऊपर शंका कर ली कि कहीं मैं ही तो नहीं कर पा रहा हूं, कहीं मुझ में तो ये दिक्कतें नहीं है, मैं ही इसके लायक नहीं हूं, तो अगर अपने ऊपर शंका आ गई तो बेटा कहीं ना कहीं आप डीमोटिवेशन फील करोगे, एंजाइटी फील करोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। देखिए ये सिर्फ आपके लिए बात नहीं है, टॉपर से टॉपर बच्चा होगा उनको भी कहीं ना कहीं ये फील होता है। ये ऑल्दो बात की बात है, जैसे जैसे आप आगे पढ़ने में आगे बढ़ोगे, 12th में आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे ये फील होगा, लेकिन मैं बस आपको मानसिक रूप से तैयार कर रहा हूं कि ये चीजें होगी, ये चीजें होगी। तो ये समस्याएं हैं, ये चैलेंजेस है कि जो आपको फील होंगे ओवर द टाइम। अब इसके समाधान की बात करते हैं। तो पहली बात थी कि 11th के कंसेप्ट आपको कहीं ना कहीं छूट जा रहे हैं, या कोई कंसेप्ट ऐसे हैं कि जो 12th में यूज हो रहे हैं लेकिन हमने पढ़े नहीं अच्छे से, तो उसके लिए बेटा डेडिकेटेडली वन शॉट बनाए गए हैं। वन शॉट बहुत डिटेल में पढ़ाया गया, 4-4, 5-5, 7-7 घंटे के भी आपको वन शॉट देखने को मिलेंगे जिसमें हर एक कंसेप्ट कवर करवाया गया है। आपने बोला सर नहीं बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो हो रहा है, उसको भी छोटा कर दीजिए। अब समस्या नहीं, समाधान की बात कर रहे हैं अपन, अब समाधान की बात करें। रैपिड रिवीजन 15 से 20 मिनट में एक चैप्टर का ओवरव्यू दे रहे हैं, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे रहे हैं। उसमें से भी कोई कंसेप्ट आपको ज्यादा हार्ड लग रहा है कि ये मुझे डिटेल में पढ़ना, लो इस रैपिड रिवीजन वाली सीरीज से वापस वन शॉट पे चले जाओ। आपने बताया बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, हमने रैपिड रिवीजन बना दिया। आपने बोला सर यूट्यूब से पढ़ना ही नहीं है, वीडियो देख ले, वीडियो लेक्चर देखने में मजा ही नहीं आ रहा है, वन शॉट भी काट दो, ये भी काट दो, रैपिड रिवीजन। वीडियो नोट्स आपको प्रोवाइड की गई है कि जहां पर बहुत इंटरेक्टिव वे में हर चीज बताई गई है, वो आप पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं कोई कंसेप्ट ऐसा, कोई बात ऐसी हुई लिखी हुई आ गई कि जहां सर हमें पता नहीं चल रहा है कि ये क्या बता दिया है, वहां पर साइड में एक एरो ड्रॉ किया गया होगा, वहां पर टाइमलाइन लिखी गई होगी, एक लिंक होगी, जस्ट आपने क्लिक किया सीधा यूट्यूब पे आ गया, वही वाले सेक्शन पे आ गए, वही वाले सेक्शन पे, नो एड्स, सीधी वहीं पे बात कि सर ये पॉइंट था जो समझ में नहीं आया, तो सीधी उसी की बात पे हर एक टीचर, मतलब यहाँ पर जो आपको बताया गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, तो वहां पर उसी टॉपिक के बारे में सीधी चर्चा होगी। वापस आप बैक टू द बेसिक आ गए हो आप वीडियो नोट्स पे, तो ये टाइम भी बचा लेगा आपको। अब वापस, क्योंकि आपकी भी आदत यही है ना कि ना मजा आया वन शॉट में, ना मजा आया रैपिड रिवीजन में, ना मजा आया वीडियो नोट्स पे, पढ़ने की भी आदत छूट गई है। हमें तो सिर्फ इतना बताओ कि जो 11th में है
और 12th में यूज हो रहा है। क्या सर, हमें सिर्फ इतना चाहिए कि जो 11th में है और 12th में यूज होगा, और किस तरह से यूज होगा, किस तरह से वहां से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। लो आपके लिए ब्रिज कोर्स तैयार किया जा रहा है। 11th से 12th की ओर जाने के लिए स्टूडेंट्स जो जाते हैं उनके लिए ब्रिज कोर्स तैयार हो जा रहा है, कि जहां से 2 या 3 घंटे में पूरे 11th के कंसेप्ट कि जो 12th में यूज हो रहा है, सिर्फ वही कंसेप्ट कि जो 12th में यूज हो रहे हैं, तो पूरे वह कंसेप्ट के लिए एक वीडियो, एक पूरा सेशन लेके आने वाले हैं। तो ये तुम्हारी पहली प्रॉब्लम थी, तुम्हें आपको जो फेस करने होगा उसमें से चैलेंज नंबर 1 था, उसके लिए सॉल्यूशन। दूसरा चैलेंज ये था कि 12th के लिए डिफिकल्टीज ज़्यादा आएगी, तो अब हम डिटेल में उसके बारे में पढ़ेंगे, हम उनके बारे में भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर टाइम मैनेजमेंट की बात आई थी और एप्लीकेशन बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस की बात आई थी, और लास्ट में हमने बताया था कि कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस लेक होता है, तो क्या किया जा सकता है। तो वो छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत फॉलो करोगे तो ये चीज़ें भी धीरे 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 ओवरकम की जा सकती है। बात आती है कि एक प्रॉपर स्टडी प्लानर बनाओ, एक प्रॉपर स्टडी प्लानर बनाओ कि जिसमें आप रेगुलर बेसिस पे तैयारी कर रहे हो। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। स्टडी प्लानर बनाओ तब हार्ड सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है, हार्ड सब्जेक्ट को बेटा ज़्यादा टाइम देना है। इजी सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि पढ़ते गए, नहीं बेटा, हार्ड सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा टाइम रखो, और न्यूमेरिकल्स यहाँ पर ज़्यादा लगाने हैं आपको। खास करके फिजिक्स की मैं बात करूँ बेटा, तो सिर्फ थियोरी पढ़ने से काम नहीं होगा। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करोगे, डेली बेसिस पे करोगे, उतनी कंसेप्चुअल क्लियरिटी बढ़ती जाएगी। तो एक प्रॉपर स्टडी प्लानर बनाओ, हार्ड को ज़्यादा आपको जो हार्ड सब्जेक्ट लगे उसको ज़्यादा टाइम देना है, और उसमें खास करके फिजिक्स की बात करो तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करनी है और बढ़ानी है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। अब बात आती है कि सर हम बार बार ऐसे डीमोटिवेट हो जा रहे हैं या फिर एंजाइटी फील हो रही है, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। बात की बात, आप जो बात बताई गई है, जो आपने प्लानर बनाए, वो डेली बेसिस पे फॉलो करो। बहुत एक लाइन में इसका सॉल्यूशन है कि भाई कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ो और प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड करो। रोज का काम रोज करो, तब ये कोई बात नहीं आएगी डिमोटिवेशन वाली, नहीं। क्योंकि ये जब फील होता है तब कुछ करने का मन ही नहीं करता। उससे बेटर ये कि तुम काम करते जाओ, ये फील ही नहीं होगा। क्या, ये काम करते जाओ, वो डिमोटिवेशन डिप्रेशन वाली बातें कभी फील ही नहीं होगी। और फिर भी तुम बार बार ऐसे फील कर रहे हो कि सर कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम बिताओ, थोड़ा उनके साथ रिलैक्स फील करो, अपने दोस्तों के साथ ये बातें शेयर करो। कहीं ना कहीं दूसरी बातों में अपना थोड़ा अपने माइंड को भी फ्रेश टाइम दो, फ्रेश हो जाओ, वापस बैक टू द बेसिक पढ़ाई की ओर मुड़ जाओ। और फिर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं सर बार बार ऐसी चीजें हो रही है, तो अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करो या हमसे कनेक्ट करो, हमसे भी आप ये बात शेयर कर सकते हो। कहीं ना कहीं हम आपको सजेशन देंगे कि क्या किया जा सकता है ऐसी परिस्थितियों में। तो कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। रवि वनरा साइनिंग ऑफ।